बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, रमज़ान से पहले हम देख रहे थे कि अपोजिशन की जानिब से कुछ मेल मुलाकातें हो रही थी और अपोजिशन बहुत पुरुमीद थी, उनकी बहुत सी जमातें पुरुमीद थी कि हमारे रमज़ान के अंदर कोई ऐसे मामलात तय पा जाएंगे जिसके बाद हम ईद के बाद फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ग्रैंड अलायंस बनाएंगे और हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे। लेकिन इस रमज़ान में ऐसा नज़र नहीं आया कि हुकूमत की कोई मेल मुलाकातें हो रही हों और ये भी नहीं मालूम हो सका कि आखिर अपोजिशन किस मुद्दे पे, किस एजेंडे पे इकट्ठा होना चाहती है। एक बड़ी ही सिग्निफिकेंट किस्म की तारीख है जो कि अपोजिशन के हवाले से है, वो 26 नवंबर की, जो कि पिछले साल गुजर गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से। हम बारहा यहाँ पर बात कर चुके हैं कि 26 नवंबर से पहले की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत और उसके बाद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत या अपोजिशन की सियासत, उसमें बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। उसके बाद वो हुकूमत के साथ टेबल पर बैठे भी, मुज़ाकरात भी हुए, लिख कर भी दिया गया, वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। फिर उसके बाद कहा गया कि अब अपोजिशन के साथ बैठकर कुछ करेंगे। लेकिन अब जो बयानात खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन या तो मानी नहीं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती नहीं कि वो अपोजिशन के साथ चले, या कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन या मौलाना फजल रहमान या कोई और अपोजिशन की जमात साथ चलें। क्योंकि जो बयानात या जिस किस्म की तफरीक उस जमात के अंदर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं जी कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है ईद के बाद, उनको पार्टी ने डिसऑन भी किया हुआ है। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा साहब के हाथ में सारी भाग दौड़ संभाली गई है, दी गई है। लेकिन वो बाबर अवान साहब की जब उस दिन मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कुछ मुलाकातें ऊपर से कराई जाती हैं। अब अभी ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है, शायद इसलिए तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हमारे राब्ते हैं हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, लेकिन कोई ऐसा अलायंस तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिर अली अमीन गंडापुर साहब का एक इंटरव्यू सामने आया, उसमें उन्होंने कहा, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि एक जानिब इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि आप सिद्के दिल से माफ़ी मांगें, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं और वो पाकिस्तान के लिए सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। वो किसको, क्यों, किस लिए माफ़ करने के लिए तैयार हैं, ये आज के प्रोग्राम में जानेंगे। फिर उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास सिर्फ एक प्रेजेंटेशन थी, मैं ये प्रेजेंटेशन पहले भी ले चुका था और वहाँ हर चीज़ मेरे लिए अपडेटेड थी क्योंकि हम ये मीटिंग करते रहते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से कहा कि उन्होंने 2 सवाल पूछे। उन्होंने कहा 2 बयान आए थे, मैंने मौलाना से पूछा कि एक तो ये कि आप कहते थे इमरान खान की हुकूमत आपने गिराई है, और फिर कहा गया हमें बुलाया गया, तो इनमें से कौन सी बात दुरुस्त है। तो इसके बाद फिर JUIFA का भी एक रिस्पॉन्स सामने आया, तो उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ नजमुल साकिब साहब और साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, हम गाहे बगाहे इस पर बात करते रहे हैं कि अपोजिशन का अलायंस क्या बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, फिर ये सवाल भी उठाते रहे हैं कि क्या मुद्दा होगा, क्या एजेंडा होगा। तो ये जो रमज़ान अब अपने अख्ताम को पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक कोई सिग्निफिकेंट किस्म की मुलाकात भी अपोजिशन की नहीं हुई, कोई एजेंडा भी सामने नहीं आया, तो फिर इसी तरह ये पूरा साल भी गुजर जाएगा जैसा रमज़ान गुजरा अपोजिशन का। देखिए, सबसे पहले ये देख ले कि आप किस अपोजिशन की बात कर रहे हैं, और ये अपोजिशन जो है, इस नाम की चिड़िया कोई मौजूद भी है कि नहीं। क्या वाकई पाकिस्तान में इस वक्त पार्लियामेंट में, जो कि कभी कभार पता लगता है कुछ हो रहा है पार्लियामेंट में और उसमें अपोजिशन नाम की कोई चीज़ है, उस पर जब लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े होकर बोलते हैं तो क्या वो मौलाना फजल रहमान के मसाइल पे बात करते हैं? क्या वो जमात इस्लामी के मसाइल पे बात करते हैं? क्या वो दूसरी जमातों के बारे में बात करते हैं कि नहीं? क्या अपोजिशन ये पार्लियामेंट में है या सड़कों में है? क्या सड़कों पे फैसले हो रहे हैं? और फिर जब हम बात करते हैं जमात इस्लामी की मिसाल के तौर पे, तो वो तो रावलपिंडी में आ जाते हैं, यानी कभी कभार आके कहते हैं जी महंगाई ख़त्म करेंगे, और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक महंगाई ख़त्म नहीं होती। 4-5 दिन बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला शरबत शुरबत पी के चले जाते हैं। इधर से मौलाना साहब देखें, आप उनको देखें, मौलाना साहब को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। मौलाना साहब आपके जो है ना, एक तो बड़े जहादीदा हैं, जीरक हैं, सियासत को और पाकिस्तानी सियासत को जो 4-5-6 सियासतदान समझते हैं ना, उसमें से सर फहरिस्त लोगों में मौलाना साहब हैं। तो क्या मौलाना साहब की याददाश्त खत्म हो गई है? ये जो PTI की हुकूमत थी जो 3.25 साल, पता नहीं 4.25 साल कितने चली, उसमें मौलाना साहब के बारे में क्या अलकाबात इस्तेमाल हुए, मौलाना साहब की पार्टी के साथ क्या सलूक हुआ, क्या मौलाना साहब भूल गए हैं?
क्या मौलाना साहब को ये भूल गया है कि मरकज की तो पॉलिटिक्स बाद में आती है, वो तो सूबे की पॉलिटिक्स, खासतौर पे केपी की, उसमें डेरा इस्माइल खां, उसकी पॉलिटिक्स उनके लिए ज़्यादा अहम है, क्या वो भूल गए हैं? उस पे ये कि गंडापुर साहब जो आपके हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के, उनके जो प्यार मोहब्बत के सिलसिले हैं मौलाना साहब के साथ, वो कौन सी बेलें चढ़ा रहे हैं? पीटीआई को देख लीजिए, पीटीआई के अंदर इतना खलफशार है, अभी तक समझ नहीं आ सकी। अभी फिर पता लगा कि जी सलमान अकरम राजा साहब ही वाहिद आदमी होंगे। किधर गए शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब, किधर गए वो आपके जो चेयरमैन हैं इस वक्त, वो किधर हैं? खोसा साहब किधर हैं? और कुछ वकला हजरात बड़े जयीद किस्म के इसमें थे, वो आते हैं, आके चले जाते हैं, उसके बाद समझ नहीं आती वो कहाँ गए हैं। जेल में मुलाकात कराने किसकी जिम्मेदारी है? बाहर निकलते हैं, बात करते हैं और उसकी रद्द आ जाती है, क्योंकि उनकी बहनें जो उनकी हमशीरान हैं वो बीच में आ जाती हैं, फिर उनकी बेगम आ जाती हैं बीच में, फिर ये सारी बातें गड़बड़ हो जाती हैं और कुछ निकलता कुछ भी नहीं है। और आखिर में ये होता है कि पहले खान साहब से बात करेंगे, फिर बात होगी। खान साहब से बात करके आते हैं, एक आदमी कोई शेर अफजल मरवत जो है, वो जिसकी समझ ही नहीं आ रही, कभी पीपल्स पार्टी के साथ बैठे होते हैं, कभी वो गबोल साहब के साथ हैं, फिर वो कहते हैं छोड़ दूंगा, फिर कहते हैं खान की आखिरी तक। यकीन कर लीजिएगा कि अपोजिशन नाम की इस वक्त कोई मुजतमा किस्म की अपोजिशन नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। और अगर वो कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो क्या इत्तेहाद हो जाएगा? अब उसकी भी सुन लीजिए। वो एक बनी थी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जी, बड़े धड़ल्ले से कहा गया था जी कि हम आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उन्हीं लोगों में से वो लोग थे जिन्होंने 26वीं तरमीम यानी आईन में तरमीम भी करा दी। वो अभी तक कायम है, वो किधर है? उसको हमने मुतहर्रक क्यों नहीं देखा? उनके अज़ाइम क्या है? फिर आ जाइए इस पे कि अगर पीटीआई और मौलाना जिसकी आप बात कर रहे हैं, JUFI, ये जो JUIF है, ये दोनों पार्टियां क्यों मिलेंगी? इनके क्या, देखिए मुलाकात क्यों होती है? एक होती है दिखावे के लिए, ऊपर से ऑर्डर आता है मिल जाए, मिल जाते हैं। एक होता है कि आपके मफादात मिलते हैं। क्या मौलाना साहब चाहते हैं कि खान बाहर आए? क्या मौलाना साहब चाहते हैं कि 26 मई की ये पख उतर जाए? क्या मौलाना साहब चाहते हैं कि पीटीआई को दोबारा हुकूमत मिल जाए? क्या मौलाना साहब चाहते हैं कि पीटीआई के जितने उनके हैं वो जो प्रोटेस्ट हैं या उनके एहतजाज हैं जिनमें वो बातें करते हैं, वो सारी मौलाना साहब मानते हैं? उनमें से एक भी नहीं मानते। तो क्या इत्तेहाद होगा? एक चीज़ ऐसी है कि जिसके बारे में बात हो सकती है कि जी ये वो वाहिद चीज़ है जिस पे अपोजिशन मुत्तहिद हो सकती है। वो क्या है? मौलाना साहब भी इलेक्शन से खुश नहीं है। पीटीआई तो कह ही रही है कि इलेक्शन हमारे साथ धांधली हुई है। उसमें भी देखिएगा, आप जरा गौर करें मैं क्या कह रहा हूं, उस जगह पे भी डिफरेंसेस हैं। मौलाना साहब के लोग यानी एमएनए नहीं बने, एमपीए नहीं बने। मौलाना साहब के तई ये है कि फलां फलां जगह पे धांधली हुई है। पीटीआई कह रही है फलां फलां, पीटीआई कहती है कि जो आपकी यानी इसकी केपीके की गवर्नमेंट है, ठीक है, इसमें धांधली हुई है। उस जगह पे भी के इलेक्शन करवाने हैं, आपके डिफरेंसेस हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला हम ये बातें तो सुनेंगे, लेकिन ये इत्तेहाद बनता हुआ नज़र नहीं आता। लगता ये है कि एक दफ़ा फिर से वो 26वीं तरमीम का दौर वापस आएगा और मौलाना साहब अगर मानेंगे, ये मेरी बात जो है ज़रा गौर से सुने, मौलाना साहब अगर मानते हैं कि वो पीटीआई के साथ मिल के कोई किसी किस्म का कोई जलसा जुलूस या एहतजाज करेंगे, तो उसके पीछे एक ही चीज़ होगी कि हुकूमत वक्त को प्रेशराइज करके वो क्या माइलेज जो है, वो क्या उनको फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। ठीक, इत्तेहाद मुमकिन नज़र नहीं आता, उसकी कोई वजूहात नज़र नहीं आ रही। बस वही है, खेलेंगे कूदेंगे, आके गपशप लगाएंगे और एक आध जलसा। और जहाँ तक पीटीआई की बात है, ये लड़ाई उनको अकेले लड़नी पड़ेगी। उन्होंने सारे कार्ड्स इस्तेमाल कर लिए हैं अपने, उन्होंने एहतजाज कर लिया, लॉबिंग कर ली, यूके और यूएस के लेजिस्लेचर्स को बीच में यानी डाल लिया, प्रेसिडेंट ट्रंप से उन्होंने यानी वाबस्ता कर ली, IMF को ख़त लिख लिया और फिर वो 26 नवंबर ये वो सारा कुछ कर लिया उन्होंने। अब उनको पता है कि ये कुछ और करना पड़ेगा। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना कि इत्तेहाद करते हैं, मौलाना साहब को मिलाते हैं, ये वो, उसके अलावा उनके पास ऑप्शन क्या है? ठीक, तो बॉटम लाइन क्या निकली? ये हुकूमत जो है, जो इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद में, ये आराम सुकून से चलेगी,
ईद के बाद भी तावक्ते के दो चीज़ें नहीं होती। एक ये कि ऊपर से दस्ते शफकत नहीं हटता, अगर दस्ते शफकत नहीं हटता तो ये हुकूमत चल रही है, और दूसरी ये कि कोई मोजज़ा हो जाता है और अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है और वो इतना प्रेशराइज कर देती है कि हुकूमत को इलेक्शन अनाउंस करने पड़ते हैं। ये दोनों बातें ईद के बाद तो क्या, मुझे तो कई महीनों तक लगता है कि इनमें से एक भी नहीं होने वाली। पीजे मीर साहब, आपको भी क्या ऐसा लगता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि हमेशा कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब भी वो एहतजाज करते हैं, वो कामयाब हों, प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो ना हो, वो कहते हैं कि हर कुछ अरसे बाद इमरान खान के पास एक और कार्ड है, और अब कहा जा रहा है इमरान खान का सबसे अहम और सबसे लास्ट कार्ड तो यही है कि उन्होंने कोई डील नहीं की और वो जेल के अंदर मौजूद हैं और अपनी सजा भुगतते हैं, और वो अपने मुंह से कहते भी नहीं है कि मुझे बाहर निकालो। दूसरा, आपने भी देखा होगा यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जब भी एक ख़ास पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आता है तो उसमें टूट फूट हो जाती है, फिर फैसला साजी का अमल भी समझ नहीं आ रहा था कौन ले रहा होता है। तो ये सब कुछ विद इन एक शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा, आपको लगता है? पार्टी भी मुतहरक हो जाएगी, प्रेशर भी बिल्ड कर लेगी, और ये आखिरी कार्ड भी अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे? ये सब टेम्प्रेरी है और इनको मैं कहता हूँ वो शुगर केन को क्या कहते हैं उर्दू में, गंडेरियाँ जी, ये सब इस्तेमाल होते हैं गंडेरियों की तरह। इनको चूस के साइड पे फेंक दिया जाता है और ये कहते हैं हम अलायंस बनाते हैं। आपका क्या है, MRD, ARD, ग्रैंड अलायंस, APDM एंड सो ऑन फोर्थ, ये आप बनाते हैं। ये टेम्प्रेरी एडहॉक टांका पट्टी एक सिचुएशन है और सोल्यूशन। इसके अंदर ना कोई आप आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं, हुकूमत आप बना लेते हैं और उसके बाद अगर इनको किसी को नहीं मिलती है वो आके दोबारा एक ऑपोजिशन में खड़ा हो जाता है। ये हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इसमें कोई दो राय है कोई नहीं। और आपके जो आर्च राइवल्स होते हैं वो देखते हैं कि अगर कि तीसरा कोई उभर रहा है तो वो खुद इकट्ठे हो जाते हैं। आज देख लें पीपल्स पार्टी एंड PMLN, ये दोनों आर्च राइवल्स हैं। बुनियादी तौर पे इनकी जो नज़रियात हैं मुख्तलिफ हैं, लेकिन क्यों के इकट्ठे हैं? बिकॉज ऑफ PTI। अब वो इसलिए इकट्ठे हैं, इनका कोई लव लॉस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो नवाज शरीफ के साथ वापस आया था जब उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलूँगा। उसी वक्त उन्होंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी लंदन से आके, इसलिए बिकॉज दे कैन नॉट गेट अलॉन्ग। बट आज मजबूरी है, पीपल्स पार्टी गेम खेल रही है अपनी। वो ज़्यादातर जहाँ मुसीबत होती है बोलती नहीं है, लेकिन एंड में सिंध असेंबली के अंदर जाके बोलती है, फेडरेशन के अंदर साथ बैठी हुई है। जो आपकी ऑपोजिशन जिसकी आप बात करें, इसका इत्तेहाद हो सकता है, नहीं हो सकता है। गंडापुर एंड मौलाना फजलुर रहमान को देख लो आप। फजलुर रहमान वांट्स टू एक्सटेंड हिज हैंड फॉर व्हाट एवर रीज़न, कि क्या उनको मिले ना मिले। गंडापुर साहब की आप स्टेटमेंट्स देख लें, तो इनका इत्तेहाद ये अगर होगा भी वो आर्टिफिशियल है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में इनका इत्तेहाद कभी भी नहीं होगा। पीजी भी सब समझ लें, ये इस सारी सिचुएशन के अंदर जो मौजूदा है, इत्तेहाद बन भी जाता है, वो क्या हासिल कर लेगा? देखिए इत्तेहाद क्या है, व्हाट इज इत्तेहाद? आप इत्तेहाद इकट्ठे होते हैं कि यू वांट टू अचीव समथिंग। पाकिस्तान के अंदर क्या इत्तेहाद है? आप आते हैं अपोजिशन बना के, इंस्टेड ऑफ अ डिबेट, इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग ऑब्जेक्टिवली, आप गवर्नमेंट को उड़ाने के चक्कर में होते हैं। यहाँ तो आपका जो पॉलिटिकल थिंकिंग है वो एक्सट्रीमिस्ट है कि गवर्नमेंट को उड़ा दो। और भाई गवर्नमेंट को क्यों उड़ा दो? और सोल्यूशन भी नहीं है पास। सोल्यूशन अगर हो तो बात करें ना। आप देखो वो मार्गरेट थैचर ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब आपके पास कोई सियासी दलाइल नहीं रहते हैं ना, फिर आप पर्सनालिटीज़ पे और लोगों के ऊपर आप अटैक करना शुरू कर देते हैं और छोटी छोटी ट्रिविया के ऊपर आप बात करते हैं। और यही पाकिस्तान में हो रहा है। हमने ये नहीं देखना कि कोई गवर्नमेंट आ रही है, या तो ये मुझे आज बता दें अपार्ट फ्रॉम इमरान खान छुड़ाओ, बिल्कुल करो, नारे लगाओ, बट गिव मी अ सोल्यूशन। लाइक आई सेड यस्टरडे, गिव मी अ सोल्यूशन। हमारी इकोनॉमी को किस तरह रिवाइव करोगे? आई डोंट हियर एनीथिंग। अच्छा पीजी साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पे जानूँ कि अब जिस तरह हुकूमत दावे करी, हम आगे जाके ज़रा IMF के हवाले से भी बात करेंगे, और वज़ीर आज़म साहब आए दिन जो है वो कोई ना कोई नई लॉन्चिंग करते हैं, कहीं ई पाकिस्तान की लॉन्चिंग हो रही है, कभी क्या हो रहा है। तो आपको लगता है कि हुकूमत इस पोजीशन पर है कि उनको इमरान खान की अब ज़रूरत नहीं है, बेशक वो सिक्योरिटी का मामला हो या कोई और मामला हो, अपोजिशन की सबसे अहम जमात को टेबल पर बिठाने की उनको ज़रूरत नहीं लगती है? याद रखें, इमरान की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है। आप अपोजिशन को बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते। एक तो आपका नेशनल इमेज आपने देख लिया पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनल इमेज आप देख लें। हम जो बातें करते हैं लॉबिंग एंड पब्लिक ओपिनियन एंड ऑल दैट, बाकी इंटरनेशनल असेंबलीज के अंदर कैनेडियन असेंबली ले लो, ब्रिटिश पार्लियामेंट ले लो, इनके सेनेटर्स दे लो अमेरिकन, वो क्या बातें कर रहे हैं? व्हाई आर दे टॉकिंग अबाउट अस? व्हाई? आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ तो देख रहे हैं ना वो।
यहाँ से तो कोई इनको पैसे तो नहीं दे रहा, कोई लॉबियस्ट तो नहीं दे रहा, वो खुद बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे आर फाइंडिंग समथिंग विच इज़ नॉट करेक्ट। सो हमने देखना है पाकिस्तान को फ्रॉम अ करेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम एन इंडिविजुअल पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू। गवर्नमेंट्स आएंगी, गवर्नमेंट्स जाएंगी, पाकिस्तान विल रिमेन। हमने पाकिस्तान की सालमियत को और उसके सिस्टम्स को हमने बचाना है और रेक्टिफाई करना है और ठीक करना है। और जो आप सवाल कर रहे हैं उस तरफ तो हम जा ही नहीं रहे। हमारे पास तो सोल्यूशन ही कोई नहीं, अपार्ट फ्रॉम एग्रीवेशन एंड प्रोवोकेशन। हमारे पास सोल्यूशन मुझे बता दे क्या है? आप कहते हैं अलायंस, अलायंस कर भी लें, कंप्लायंस है कोई नहीं आपकी। देखो ना, हम हम कौमी सलामती के किसी सबसे अहम इशू पर तमाम पार्टीज एक अगर पेज पर आके नहीं बैठ सकती या एक टेबल पर आके नहीं बैठ सकती। नहीं, एक पेज पे हैं, लेकिन उस पेज पे इमरान खान साहब जगह ढूंढ रहे हैं। ना, एक पेज पे हैं लेकिन मुख्तलिफ किताबों में। अच्छा, एक किताब में नहीं है, पेज एक ही है लेकिन मुख्तलिफ किताबें हर एक की। ठीक है साकिब रशीद साहब, अब अली अमीन गंडापुर साहब फ्रंट मैन लीडिंग, जिसको KPK का CM बनाया गया, एक ही सूबे में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान को उन पर कॉन्फिडेंस है, एहतजाज भी लेकर आए, लेकिन उनकी मुलाकात ही नहीं हो पा रही इमरान खान से। फिर क्या वो ये जो बयानात दे रहे हैं जिस किस्म के, क्या वो अपनी ही पार्टी पर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा इख्तियारात भी मिले, जैसा PJB साहब ने अभी जिक्र किया, और दूसरा उनकी मुलाकात भी हो जाए खान साहब से? एक चीज़ तो मेरे ख्याल में बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब जब भी बाहर आएंगे तो बाहर PTI का स्ट्रक्चर भी तब्दील होगा, लोग भी तब्दील होंगे जो लीड कर रहे हैं, या खैबर पख्तूनख्वा में भी जब वो तब्दीली आ सकती है मुमकिन तौर पर, क्योंकि वो ख़ुद देखना शुरू कर देंगे कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। तो एक तासुर है कि शायद बाहर बैठी क़यादत में से भी कुछ लोग जो है वो नहीं चाहते कि ठीक है निज़ाम जिस तरह चल रहा है, इमरान खान साहब अंदर हैं, उनको चीज़ें उस तरह कम्युनिकेट नहीं हो सकती, वो देख नहीं सकते, और जूं का तूं ही जो है चलता जा रहा है। उसकी ज़िंदा मिसाल ये देख लें कि एक जो PTI है उसकी जानिब से ये कहा गया रमज़ान से पहले कि हम एक बड़ी अपोजिशन अलायंस बनाने जा रहे हैं, और अपोजिशन अलायंस में जो उनका एक मुतालबा होगा वो इमरान खान साहब की रिहाई है। और अपोजिशन अलायंस तब मजबूत होगा जब मौलाना जो है वो उसमें उसका हिस्सा होंगे, वगरना तो शाहिद खान अब्बासी साहब और दूसरे तीसरे सारे महमूद खान चकजई साहब वो मौजूद हैं, वो उस तरह मजबूत नहीं है। तो इट मीन के वो मौलाना को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे याद है कि एक दफ़ा इमरान खान साहब ने कहा भी कि मौलाना फजल रहमान और महमूद खान चकजई इनसे मुलाकात अरेंज करवाई जाए अडियाला जेल में, अगरचे वो मुलाकात नहीं हो सकती थी लेकिन उन्होंने कहा था। फिर उन्होंने 2 दफ़ा ये अली अमीन गंडापुर को कहा कि आप अपनी जो आप बतौर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला के तौर पर एक्ट करें, ना कि एक MNA जो है वो या MPA जो है वो डेरा इस्माइल खान का उसके तौर पर जो आप वहाँ पे मौलाना को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आपके मुकामी तौर पर वो मुखालिफ हैं। तो उन्होंने 2-3 दफ़ा इनको रोका। तो अब इसके बावजूद भी अगर वो बयान दे रहे हैं, एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा पिछले 1-2 हफ्तों में उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, और जो JUIF है उसको ये स्टेटमेंट ये देना पड़ी कि इमरान खान साहब के रोकने के बावजूद अली अमीन गंडापुर ये बयान दे रहे हैं और वो ये नहीं चाहते कि ये अलायंस आगे बढ़े। और ये चीज़ हमें हकीकत में भी बज़ाहिर जो है वो नज़र आती है कि अली अमीन गंडापुर के स्टेटमेंट्स की वजह से PTI और मौलाना की कुर्बतें नहीं बढ़ सकती आगे, क्योंकि आखिरकार वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, एक सूबे के वज़ीर आला है। इसी तरह शेर अफजल मरवत जो है वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अली अमीन गंडापुर या उसके करीबी कैंप के हैं, जो डायरेक्टली PTI की जो पॉलिसीज हैं इमरान खान साहब के हवाले से या बाकी उनको हिट कर रहे हैं। जो सलमान अकरम राजा हैं वो एक अलग खड़े हैं, उन पर वो लोग जो है वो हिट कर रहे हैं जो PTI छोड़ चुके या जो है वो इस वक्त PTI में नहीं है, लेकिन वो सीनियर थे जब 9 मई से पहले जो मामलात चल रहे थे। तो PTI के अंदर 3-4 ग्रुप्स एक्टिव हैं जो पूरी PTI का कोई एक आप नजरिया, कोई बात, कोई चीज आप देखें वो हमें नजर नहीं आ रही। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कुछ देर पहले जो है वो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि PTI जो है वो ये नहीं चाहती कि ये जो है वो अलायंस बने। उसकी वजह वो कहते हैं कि इनके पास एक यकनुकाती एजेंडा ही नहीं है, कोई एक बात ही नहीं है। हर लीडर, हर वकील, हर कोई जो है वो अपनी अपनी बात किए जा रहा है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो अपोजिशन अलायंस ना बनने की बड़ी वजह जो है वो बाज़ाहिर नजर आते हैं। और अपोजिशन अलायंस नहीं बनता एक चीज मैं जानना चाहूंगा, साहब की रिहाई तो वैसे भी कोई मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे यहाँ पे कि एक तो ये है कि किसी भी अहम मामले पर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं,
ये इमरान खान से कम मुलाकातें होने का नतीजा है जो हमें इतनी चीज़ें नज़र आ रही हैं बिखरी हुई? और दूसरा, क्योंकि हमें याद है कि नवाज शरीफ साहब जब मुल्क से बाहर होते थे, इलाज कराने के लिए गए हुए थे, तो कोई भी अहम फैसला होता था तो तमाम PMLN जो है वो वहाँ पर जाकर मीटिंग करती थी और फिर वो फैसला लिया करते थे। तो यहाँ पर ये जो एक गैप पैदा हो गया, इसकी वजह से मसला हुआ है। बिल्कुल यही गैप है जो जिस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही, और बज़ाहिर ये पॉलिसी गवर्नमेंट साइड से नज़र आती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र आई कि पहले ये होता था कि वहाँ पे समातें होती थी मुख्तलिफ ट्रायल्स की, वो 16-17 फरवरी के बाद आज तक जो है वो समातें नहीं हुई। मेरे ख्याल में अप्रैल के मिड में जाकर उनकी तारीखें हो सकता है तब भी ना हो, और सिर्फ हफ्ते में एक मुलाकात है, उसमें भी इस दफ़ा हलीमा खान साहिबा को जब वो उनकी फैमिली को रोक दिया गया कि उनकी मुलाकात नहीं हुई और सिर्फ PTI के वकला की मुलाकात हुई, अदालती ऑर्डर्स पर भी अमल नहीं हुआ। तो ये जो गैप है ना कम्युनिकेशन का, कि वहां से इमरान खान साहब कोई बात करेंगे, क्योंकि PTI कहती है कि हतमी बात तो उधर से ही आनी है, उधर मुलाकात नहीं होती, तो चीजें जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही। आखिरी बात मैं ये करूंगा कि ये हमने देखा 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, 2013 में मुस्लिम लीग नून की थी, उसके बाद 2018 में PTI की गवर्नमेंट आई, तो जो यूसुफ रजा गिलानी साहब में 2011-12 में जाकर उनको नाहल किया गया, वो हटे, राजा परवेज अशरफ आ गए, वो तब्दीली आई, लेकिन 2008 से उनके खिलाफ एक कैंपेन थी अपोजिशन की, लेकिन 3-4 साल मामला चलते रहे। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी 2013 में, 2014 में इतना बड़ा धरना हुआ, सारी चीजें हुई, इसके बावजूद 2016 तक उन्होंने निकाल दिया, तकरीबन 3-3.5 साल। 2018 जब आया तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि पहला असेंबली का इजलास था, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान बड़े सख्त बयान दे रहे थे और वो एक मजबूत अपोजिशन का ऐलान कर रहे थे, लेकिन उसका जो समर मिला या तब्दीली आई वो आपको पता है अप्रैल 2022, मतलब 3.5 साल के बाद। तो इसलिए ये अभी तो इस हुकूमत को 1 साल हुआ है, तो ये बहुत जल्द ये हुकूमत जाने वाली नहीं है। ये है कि अपोजिशन को देखेंगे कि वो कितने बड़े पैमाने पर वो चीजें कर सकती है। मुझे याद है कि मौलाना फजल रहमान PTI के दौर में यहीं आए थे, ये श्रीनगर हाईवे पे उन्होंने एक धरना दिए रखा, कई रोज तक महंगाई मार चुका, फिर उनको कहीं से यकीन दहानी कराई गई कि अब जो इलेक्शंस हैं वो जल्द हो जाएंगे, तो वो वहां से उठकर चले गए और बाद में वो कहते रहे कि जो मुझे यकीन दहानी कराई गई वो पूरी नहीं की गई। वो तो उनको वो यकीन दहानी भी नहीं कराई गई, उनको हुकूमत ने जो कहा था जब PDM बनी थी वो भी यकीन दहानी पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से अब वो नाराज हैं हुकूमत जो इस वक्त मौजूदा है। जो है ना एक बात जी नजमुल साहब, ये जो अभी हमारा पैनल गुफ्तगू फरमा रहा है और आप तक पहुंच रही है सारी गुफ्तगू, इस पे एक चीज ऐड कर लेते हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना उसमें आपको कुछ सेकंड टियर के, दूसरे लेवल के आपको मिलते हैं, कोई साद रफीक मिल जाता है, कोई रजा रब्बानी मिल जाता है। इसमें मुझे बताइएगा कि सेकंड टियर PTI का है भी कि नहीं? यहाँ तो फर्स्ट ईयर नहीं नजर, यहां पे एक शख्स है इमरान खान दी ग्रेट, जो कि PTI का मतलब है इमरान खान और इमरान खान का मतलब है PTI। तो जब आप ये कहते हैं कि खान जेल में है तो यकीन कर लीजिए, क्यों नहीं आपको यकीन आता कि अगर खान जेल में है तो पूरी PTI जेल में है। लिहाजा इसका ये कहना कि जी बाहर जो लीडरशिप है, बाहर लीडरशिप किधर है? क्या उसको लीडरशिप मानती है? आपके जितने सपोर्टर्स और वोटर्स हैं PTI के, मुझे बता दीजिए, इमेजिन कीजिए क्या वो इनमें से किसी एक को भी लीडर मानते हैं? और अगर कल को खुदा ना खास्ता खान को कुछ होता है तो PTI में मुझे बता दीजिए कोई एक भी लीडर है। लिहाजा जब हम बात करते हैं PTI की तो वो बाकी पार्टियों से टोटली मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे उनके हिसाब खुद भी नजमुल साहब अपने आप को लीडर नहीं मानते, वो खान है, कहते हैं कि हमारे पास जो वोट है वो खान की वजह से है, खान की ही सपोर्ट है, उसका अपना कोई वोट बैंक नहीं है, वो ये कहते हैं। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम मामले के हवाले से बात करनी है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। तकरीबन 24 दफ़ा हमने IMF के प्रोग्राम में IMF से कर्जा लिया, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए और पाकिस्तान की ऊंची उड़ान के लिए। और यकीन मानिए 24 दफ़ा ये कहा गया कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम है। मेरे वज़ीर आज़म ने इस दफ़ा फिर कहा और दुआ की कि मैं दुआ करता हूँ कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो। साथ उन्होंने ये भी कहा कि कर्ज़ों से मुल्क नहीं चलते, ये तो सिर्फ थोड़ा सा मुस्तहकम करना होता है। अगर कर्ज़ों से मुल्क नहीं चलते तो जिन चीज़ों से मुल्क चलते हैं क्या हम उसको भी बैलेंस कर पाए हैं या नहीं?
अगर कोई तामीरी तनकीद भी कर रहा हो तो उसके सामने पीका कानून खड़ा है। दूसरी जानिब अगर हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो खित्ते में जो हमारे कंपिटिटर्स हैं उनके मुकाबले में आप देखें कि हमारे यहाँ प्राइसेस क्या हैं इलेक्ट्रिसिटी और दीगर एनर्जी रिसोर्सेज की, क्या हम वो प्राइसेस पूरी दुनिया के अंदर फिर जब एक्सपोर्ट करेंगे तो compete कर सकते हैं। फिर हम चाहते हैं IT इंडस्ट्री को फ़रोग दें। पाकिस्तान में इंटरनेट की सूरत हाल को देखकर आपको जवाब मिल जाएगा कि हम कितने सीरियस हैं। फिर हम सरमायाकारी लाना चाहते हैं लेकिन हमारे यहाँ अमन व अमान के मसाइल हैं। फिर हम इंटेलिजेंट माइंड्स को पाकिस्तान में पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा करने के ख्वाहां हैं, लेकिन हमारे पास तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। वो क्रिकेट में जो टर्म यूज़ हो रही है, जो हमारे क्रिकेट के कप्तान ने कह दी थी कि हम या तो लर्न करते हैं या विन करते हैं, तो मुझे सियासत में भी ऐसा कर रहा है कि हम लर्न नहीं कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे। पीजे मीर साहब, मेरे वज़ीर आज़म ने बहुत से दावे किए हैं गुज़िश्ता इस हफ्ते में एक तकरीर के दौरान। उन्होंने कहा कि कर्ज़ों से कौमें तरक्की नहीं करती, दुआ है IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो, कर्ज से निजात के लिए जान लड़ा दूंगा, कर्ज़ों से तरक्की नामुमकिन है, जान छुड़ाना होगी। क्या हमारे पास उसका कोई रोड मैप भी है या जो माजी में हम सुनते रहे हैं दिल को तसल्ली देने के लिए, ये एक और तसल्ली है? आप IMF को कहते हैं कि हम IMF से छुटकारा हासिल करेंगे और 725 बिलियन का आपका शॉर्टफॉल है, 10.6% इस वक्त, जो कि आपने 9 महीने के अंदर FBR ने पूरा करना था। वो क्यों नहीं हुआ मुझे बताओ, ये किसकी गलती है? आपकी टैक्स कलेक्शन नहीं है। टैक्स कलेक्शन नहीं होती, आप और टैक्सेस लेवी कर देते हैं, अवाम पे और जोर पड़ता है। बात यह है कि आप कहते हैं कि हम IMF से छुटकारा करो, क्यों ना करो? शौकत अजीज ने किस तरह कर लिया था यार, पहले मुझे बता दो। वो को विस्केट था, कर लिया था उसने। द क्वेश्चन इज कि आप भी कर सकते हैं प्रोवाइजो। यू गॉट इंटेलिजेंट एंड गुड पीपल वर्किंग फॉर यू, आप नहीं कर रहे हो। अब बात क्यों आती है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर लंडी कोतल आपने एक फिक्स किया है जी कि डॉक्टर के पास आप जाएंगे 4,000 रुपया वो आपसे ले लेगा। बिल्कुल, आपको रसीद देता है वो जी। ये जितने भी देख रहे हैं, कोई रसीद दी है किसी डॉक्टर ने? 4,000 कैश लेके जेब में, मुझे बताओ वो पैसा कहाँ जा रहा है? FBR के पास जा रहा है? वेयर इज योर टैक्स कलेक्शन, वेयर इज योर अकाउंटेबिलिटी? इस तरह आपके बड़े बड़े खांचे लगे हुए हैं। इज द गवर्नमेंट इंटरेस्टेड इन कैचिंग देम? नो। द क्वेश्चन इज क्या आप खुद सीरियस नहीं है तो फिर आप कहते हैं IMF से निकलेंगे। भाई कैसे निकलेंगे IMF से? आप जरूर टैक्स लगाएं लेकिन अकाउंटेबल तो करें ना किसी को ना। आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं की, टैक्स आप बढ़ाई जाते हैं, अवाम चीखें मार रही है। आपने कहा जी पेट्रोल कम होगा, मुझे बता दो कहाँ हुआ है? आपने 10 रुपए और ऊपर लेवी कर दी, यानी वो जो कम करना था वो ऊपर ही वो ऊपर उसके आगे। बिल्कुल तो अवाम चीख नहीं मारेगी तो क्या करेगी? सो इसके अंदर इस वक्त तो हमारा पता कौन जा रहा है? सैलरीड क्लास। अच्छा पीजे मीर साहब, यहाँ पे एक चीज़ बताइएगा, ये जो कहते हैं 2013 से 18 का दौर था और नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने IMF से जान छुड़ा ली थी, खुदाफिज कह दिया था, अब भी गवर्नमेंट तो वही है, तो क्या उस टाइम क्या हुआ था और वाकई हमने अल्लाह हाफिज कह दिया था उनको, और इस दफ़ा भी क्या उसी किस्म की पॉलिसी कोई है? नहीं जी नहीं, ये देखें, ये मैंने कहा ना, कहने की बात है। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालें, आपको पता चल जाएगा। देखें कलेक्शन 28% जो है इस साल बेहतर हुई है, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। दैट इज नॉट इनफ। वन, आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल कोई नहीं, आपका बूम इतना हो गया है, वो कहते हैं ना दे डोंट मेक लैंड एनी मोर बट दे आर मेकिंग पीपल। इस पे आपने कोई कंट्रोल किया है? कहीं किया? आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो पिछली गवर्नमेंट बड़ा शोर करती थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इधर? बिल्कुल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। ऐसे मौकों के ऊपर हमेशा टैक्स कट्स होते हैं ताकि आप SMEs को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को ऊपर खड़ा करो। बिल्कुल ऐसे ही है, आप फैसिलिटेट करते हैं। नहीं जी, टैक्स लगा के आप उनके रिटर्न्स तो दे ही नहीं रहे हो वापस। वो टैक्स क्यों देंगे? वो तो ब्लैक मनी के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि आपको वो रिटर्न को मिलेगा नहीं, तो सो दे वोंट री इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। ठीक है। सो इस चीज को वी गो टू स्टार्ट थिंकिंग। अच्छा, अब जो बजट्स हैं, मैंने हमेशा कहा है कि बजट को सबसे पहले बिजनेस वाले और बिजनेस कम्युनिटी के साथ डिस्कस करो। अब ये बिठाएंगे, 4 अप्रैल को बिठाएंगे कि जी पब्लिक हियरिंग के साथ ये जो टैरिफ्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। और तो तुम पहले क्यों नहीं कर लिया भाई? 4 अप्रैल को ही करना था। अब ये कहते हैं कि जी 7 बिलियन रुपया आपको सैटरडे को और आ जाएगा। कहां से आएगा? पोर्ट्स के थ्रू आएगा। ये आई मीन वी आर टॉकिंग टांका पट्टी। यू गॉट टू बी टॉकिंग सॉलिड, और सॉलिड जॉक सॉलिड नहीं है कहीं भी। सॉलिड नहीं हो, जब तक नहीं होगा बेहतर नहीं होगा।
नजमुल साकिब साहब, मेरे वजीर आजम कहते हैं कि आखिरी दम तक नौजवानों के हकूक़ की जंग लड़ता रहूंगा, आखिरी हद तक आपको कर्जों से निजात दिलाऊंगा, पाकिस्तान के नौजवानों को बाइज्जत रोजगार के हसूल के काबिल बनाना है, खादिम बनकर पाकिस्तान की खिदमत करता रहूंगा। तो आखिरी प्रोग्राम है सर ये IMF का। आप ये जब आखिरी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं ना, मैं आपके वज़ीर आज़म और अपने वज़ीर आज़म की 2.5 महीने पहले जो उन्होंने कहा ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, 2 दिन पहले वो कहते हैं मेरी दुआ है कि ये आखिरी प्रोग्राम हो। तो बात अगर दुआओं तक पहुंच गई है तो मेरा ख्याल है माफ़ी मांग लेते हैं। वही प्राइम मिनिस्टर हैं जो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा। डेफिनेटली उनके पास कोई प्रोग्राम भी होगा कि इसको कैसे इधर उधर करना है, इससे कैसे जान छुड़ानी है। अब अगर वो खुद दुआ पे आ गए हैं तो मैं और आप या पाकिस्तान का आम आवाम जो है वो क्या सोचे? नहीं साहब, एक चीज होगी, आपने कहा दुआ। दूसरी बात ये है कि जब दवा हम ले रहे थे, क्या हमें तबीब बदलने की जरूरत है? दवाओं का असर नहीं हुआ तो दुआओं पे आ गए। देखिए, हमें दवाएं तो ज़रूर बहुत सारी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि हम दवा लेते हैं, दवा दाल वाले वाव अलिफ, हम दवा लेते हैं लेकिन बीमारी हमारी कहीं और है। ओके। वो बचपन में देखते थे ना आपको वो डॉक्टर जाता था, एक पिंक कलर का महलूल दे देता था और एक पुड़िया बना के उसमें वो चाहे या घुटनों में दर्द है, सर में दर्द है, कुछ भी है, वो बना के दे देता था। तो IMF भी कुछ इसी तरह की हमें दवाई देती रहती है। पीछे जो मकासद है वो और क्विकली आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान का हर शख्स 2 या 2.5 लाख रुपए जो है वो उसका मकरूज है जी। ये सियासी बयान है। अगर पाकिस्तान का हर शख्स 2-2.5 लाख का मकरूज है भी तो वो कर्जा किसने उतारना है? उसमें टॉप के आपके अमीर भी हैं जो बिलियनर हैं, वो तो नहीं उतारते। तो ये जो कर्जा है ना 2-2.5 लाख का जो कहते हैं, अगर गरीब आदमी की बात करेंगे तो उस पे कुछ तकरीबन 50 लाख का है, क्योंकि बिजली के सरचार्जेस के जरिए उसने देना है। तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स की जरूरत पड़ती है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। जल्दी से बताता हूं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का अंदरूनी कर्जा, डोमेस्टिक जो आपका डेट है वो 50 खरब रुपए है। 50 खरब रुपए। जो आपका बैरूनी कर्जा है वो तकरीबन 24 खरब रुपए है। अच्छा, अब इसमें कमर्शियल बैंकों से जो कर्जा है वो इसमें मिला लीजिए 7% कमर्शियल बैंकों से लिया है। आपका जो IMF का है ना वो इसमें से 56% है। IMF 56%। दूसरे जो आपके बायलैटरल पार्टनर्स हैं जिनसे UAE हो गया, आपका सऊदी अरेबिया हो गया, यानी चीन हो गया, 27% उधर है। ये फिगर्स रखें, अगर 1 मिनट सामने सिर्फ इनको देखें और फिर ये देखिएगा कि हुकूमत के जो आमदनी के जराए हैं वो क्या हैं। टैक्स होता है, आपकी एक्सपोर्ट्स होती हैं और आप अखराजात में कमी करते हैं और सब्सिडीज खत्म करते हैं। ये 4 चीजें हैं और ये चारों की चारों हुकूमत वक्त के या किसी भी हुकूमत के अपने हाथ में है। कर्जा तो बाद की बात है ना। पहले तो ये बताइए कि क्या आपने टैक्स नेट बढ़ा लिया है? क्या ताजरों से टैक्स ले लिया है? क्या आपने अपने खर्चात बढ़ाए हैं कि सिर्फ कैबिनेट की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं? क्या आपने सब्सिडीज खत्म कर दी हैं जो कि IMF की बुनियादी शराइत हैं? जब आपने वो नहीं मानी तो अब वो आगे हैं, बिजली का बिल भी होगा। और जिस बजट की बात कर रहे हैं आप, ये जो PJ मीर साहब कर रहे थे, ये बजट वो कह के गए हैं मई शुरू होगा, IMF आएगा और वो आपका बजट बनाने में आपकी मदद करेगा। इसका मतलब क्या है? वो आपको बजट बना के देंगे और आप कह रहे हैं जी IMF से जान छुड़ाएंगे। देखिए, कहने की बात कुछ और होती है, करने की बात कुछ और होती है। ख्वाहिश किसी आदमी की कुछ और हो। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पे मुस्तहकम हो जाए। इसी पे बात खत्म करते हैं। वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि IMF ने शाबाशी दी है। वैसे एक बात बताऊंगा, एक अच्छी बात भी हुई है और वो ये हुई है कि आपने तकरीबन $1 बिलियन चीन का कर्जा जो था वो वापस किया। ये अच्छी बात हुई है। $1.1 बिलियन आपको जो है वो मिले हैं
इस ट्रांश में, उसमें बहुत सारी पखें हैं। सबसे पहले ये कि वो मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज के लिए आया है। दूसरी बात यह है कि उसमें कार्बन लेवी की बात कर रहे हैं वो। इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्रीज आपको देखनी पड़ेंगी, किस किस इंडस्ट्री को बंद करेंगे, किस किस इंडस्ट्रियां तो वैसे ही डाउन जा रही हैं, किस किस इंडस्ट्री से कहेंगे कि आप इसको कम करें जी, कोयला कम जलाएं वगैरह वगैरह। आखिरी बात इस वक्त की, वजीर आजम साहब ने फरमाया कि माशी इस्तेहकाम आ गया है। IMF ने शाबाशी दी है। IMF का वो बयान पढ़ता हूं और आपको खुद समझ आ जाएगी और आपके लाखों देखने वालों को कि क्या माशी इस्तेहकाम आया है कि नहीं। IMF क्या कहता है? माशी इस्तेहकाम की बहाली और एतमाद को दोबारा बहाल करने में नुमायां पेशरफ्त हुई है। वो ये कह रहे हैं पेशरफ्त हुई है, इसका मतलब है कि काम शुरू हुआ है। और हमारी हुकूमत क्या कह रही है? मुआशी इस्तेहकाम आ गया है। अब उस शाबाशी को भी ठीक तरह से ले लो यार। वो कह रहे हैं कि आपने पेशरफ्त की है और वो पेशरफ्त हुई है, पक्की बात है। लेकिन वो जो 1% 2% आपने 2023 के मुकाबले में 2024 में अच्छे फिगर्स दिखाए हैं, खासतौर पे फिस्कल डेफिसिट में, उससे मुआशी इस्तेहकाम आ गया है। ठीक है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए दयानतदारी को बीच में डालिए और देखिए, और कम से कम 10 साल अपने सामने रखें। पेट पे पत्थर बांधना पड़ेगा, अखराजात कम करने पड़ेंगे, सब्सिडीज कम करनी पड़ेंगी, ये नेपोटिज्म फेवरेटिज्म को ख़त्म करना पड़ेगा, आपको टैक्स सबसे लेना पड़ेगा, गरीब आदमी से टैक्स का बोझ हटाना पड़ेगा। आपको खुशहाली के लिए अभी 10 साल तो बहुत यानी कम अरसा मैं बता रहा हूं, लेकिन कम से कम 10 साल के लिए पेट पे यानी पत्थर बांधने के लिए वजीर आजम साहब या मेरे जो मुल्क के सियासतदान हैं, ये जो करता धरता है, क्या आप तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं तो ये वाकयातन IMF का आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। वज़ीर आज़म साहब तैयार होना हो, हुकूमत तैयार होना हो, अवाम को तो तैयार रहना है क्योंकि उन्होंने भुगतना है। अभी एक ब्रेक के बाद आते हैं तो इसी मामले को फिर मजीद आगे डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। साकिब बशीर साहब, IMF सेटिस्फाइड लग रहा है क्योंकि अगली किस्त जारी कर रहा है, और फिर मेरे वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुखालिफिन कहते थे मिनी बजट आएगा, नहीं आया मिनी बजट, उसके बगैर ही उन्होंने जो है मामला ठीक कर लिए। बिल्कुल, एक तो जो है वो इस जो IMF का प्रोग्राम चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आवाम के लिए जो रिलीफ है, रात को मैं देख रहा था कि रात 12 बजे ये खबर आई कि 1 रुपया जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो कम कर दी गई हैं। हमने सुना था कि 10-12 रुपये हो रही हैं, और वो अगर नहीं होंगी तो फिर बिजली या गैस में कोई रिलीफ होगा, तो वो कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आया। आखिर में पेट्रोलियम प्राइसेस 1 रुपया जो है वो कम हुई हैं। अवाम तक जो सम्राट हैं या अवाम कोई वो टैक्स तो भुगत रहे हैं, सारे टैक्सेस उन पे आ रहे हैं, तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है। जो IMF की आपने बात की, IMF जो हम बात कर रहे हैं 25वें जो प्रोग्राम है IMF के साथ, ये बात अब उससे आगे बढ़ चुकी है। अब 26वां जो प्रोग्राम है वो भी तकरीबन जो है वो शुरू होने को है। वो क्लाइमेट बेस्ड जो उसके हवाले से, मौलियाती तब्दीली के हवाले से 1.3 अरब डॉलर जो देना है IMF ने, वो भी एक पूरा प्रोग्राम है। वो ऐसा नहीं है कि वो एक जो है वो साथ जो है वो मिला के दे रहे हैं, ठीक है, उसमें अमाउंट कम है, उसमें वो क्लाइमेट बेस्ड होगा, उसमें भी शराइत अलग अलग रखी गई हैं, और उसमें ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसमें सब्सिडी देना, और जो इंजन शुदा जो गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं उन पर जो लेवी लगाना, और वहाँ से जो कलेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल और उसकी चार्जिंग और वो सारा सेटअप जो है वो लगाना उसमें शामिल है। फिर उसमें बैन सूबाई जो राब्ते हैं, सूबों को भी पैसे जाएंगे। 1.3 अरब की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे भी स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है वो हो चुका है। अभी बोर्ड की मीटिंग होगी, फिर बोर्ड की मीटिंग में भी ये पैसे भी किस्तों में आएंगे, इस तरह के 1.3 अरब डॉलर इकट्ठे नहीं आएंगे, वक्फे से आएंगे, वो शराइत भी पूरी होंगी, तो उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। फिर ये जो प्रोग्राम है क्लाइमेट के हवाले से, ये भी बेस कर रहा है वो 25वें प्रोग्राम पे। ये कहा जा रहा है कि अगर वो शराइत पूरी होंगी 25वें प्रोग्राम की, वो चलता रहेगा, वहां पे कोई मसला नहीं होगा, तो फिर ये भी चलेगा। अगर वहां मसला हुआ तो ये 26वां भी उससे जो है वो इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा
अभी जो आपने देखा कि 2 हफ्ते कबल IMF का मिशन यहाँ पे था, वो यहाँ से उन्होंने जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था वो नहीं हुआ, वो चले गए। उसके पीछे कुछ वजूहात मैंने जानने की कोशिश की कि क्या वजूहात थी कि क्यों वो चले गए। तो जो मीटिंग्स होती रही बाद में जाने के बाद भी, उसमें एक तो पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ, एक जो पाकिस्तान ने प्रोग्राम बनाया था उसमें उसके हवाले से था कि पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड, उसके हवाले से कुछ IMF के तहफ़्फ़ुज़ात थे क्योंकि उसमें कोई तरमीम करनी है, पॉलिसी लेवल की कोई लेजिस्लेशन थी वो पाकिस्तान ने नहीं की थी। तो अब 1 साल का वक्त दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि 1 साल में पाकिस्तान उस हवाले से कोई लेजिस्लेशन करेगा। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये इस हवाले से कोई स्टडी बना के देनी है पाकिस्तान ने IMF को कि 2035 तक ये ख़त्म करेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो सनतें वहाँ पे बनाई जानी है उनको सब्सिडीज दे करके वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आए, तो वो 2035 तक ख़त्म करने के हवाले से कोई एक प्लान जो है वो बना के पाकिस्तान ने देना था, वो नहीं दिया गया था। तो उस हवाले से भी खबर आई। फिर बिजली की कीमतें और जो प्रॉपर्टी का टैक्स था, ये एक तजवीज़ थी IMF के साथ जो बात चल रही थी कि बिजली की कीमत 1 रुपया कम होने की इजाज़त जो है वो ये खबर आ रही है कि वो मिली है कि ये कर सकते हैं। अब वो भी इनडायरेक्टली कोई बड़ा रिलीफ जो है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आता, जिस तरह कुमाहिरीन इस हवाले से बता रहे हैं। और जो प्रॉपर्टी का टैक्स है वहाँ IMF एग्री नहीं किया उसने। उसमें सिर्फ ये है कि जो एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, जो फर्स्ट परचेजर है उसमें कोई 3% ये ड्यूटी होती है फर्स्ट परचेजर, उस पर उन्होंने कहा कि रिलैक्सेशन दे दें, लेकिन सेकंड थर्ड पे वो भी नहीं होगी। तो इट मीन कि ये जो रियल स्टेट का जो सेक्टर है इसमें कोई रिलीफ नहीं है। बिजली के मामले में वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश थी, वो कहते रहे हैं कि हम बिजली सस्ती करें, इसके रेट्स जो है वो कम करें, लेकिन यह है कि वहां पे भी 1 रुपए का रिलीफ मिला है। बाकी ये है कि हमें प्रोग्राम एक नया जो है वो मिलने जा रहा है, मतलब 25वां भी चल रहा है और साथ जो है वो 1.3 अरब क्लाइमेट के हवाले से पाकिस्तान के 10 ममालिक में शामिल है जहां पे हम बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। कल हमने इस हवाले से भी बात भी की थी, तो उस हवाले से भी इकदाम उठाना जरूरी है। ये कि अच्छी बात है कि क्लाइमेट के हवाले से स्पेसिफिकली जो IMF पाकिस्तान को ये पैसे देगा और यहाँ फिर पूरे मुल्क में ये डिस्ट्रीब्यूट होगी, उस पर मुख्तलिफ जो शराइत होंगी उस पर पूरा उतरना जरूरी है और इस पर ये फंड्स मिलना जरूरी था। जी बीजेपी साहब, देखें हम बड़ी बातें करते हैं, एनालिसिस ये वो, आप बेसिक कैंसर को डिस्कस करें। बेसिक कैंसर ये है कि जो भी हुकूमत आती है अपना ठप्पा लगा देती है कि इस पार्टी ने ये किया, उस पार्टी ने ये किया। और भाई मुझे तुम्हारे बैग्स के ऊपर नाम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हो। हर चीज़ आपकी, वो कहते हैं ना, इलेक्ट्रेट एक्सेंचुएटेड है कि जी वो पार्टी ये कर गई, ये पार्टी ये कर गई। नो, इससे बालातर होकर आप काम करें, पाकिस्तान का काम करें, कायद आज़म का नाम रखें। हर जगह अपने नाम है, गरीब आदमी का नाम है किसी अंडरपास के ऊपर, रोड पे नाम है किसी गरीब आदमी का नाम। जो सियासतदान ने अपना नाम ले लिया, जो कोई VIP उसका नाम ले लिया, गरीब आदमी का नाम है कहीं, मुझे बताएं आप। फिर हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि हमने ये डिलीवर करना है, वो डिलीवर करना है। जब तक ये, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जो कोर्ट्स ने कहा जी कि मेरे ख्याल 38-40 जो डबल कैबिन्स हैं उसको रोक दिया है सिंध में। हाँ रोक दिया कि बिल्कुल आप नहीं ले सकते। उन्होंने कहा जी कि ये पैसा आपके पास है नहीं। साकिब साहब ने भी बात की है कि जी ये इनकी तनख्वाहें, और तुम अपनी तनख्वाहें तो बढ़ा रहे हो, गरीब आदमी का क्या बनेगा? वहां तो तुम नेशनल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो और यहाँ कह रहे हो हम टैक्स दावा भी करते हैं कि हम कम करेंगे। you can't get on like that. It doesn't work. एक चीज इसमें ज़ौक़ एक फिक्रे की इजाजत दीजिएगा। जी जी, मुझे किसी ने पूछा, एक स्टूडेंट ने, कि जी किस वक्त पाकिस्तान को हम कहेंगे कि हाँ भाई अभी हालात ठीक हो गए हैं, तरक्की आ रही है। मैंने कहा जिस दिन तुम्हें ये पता लगेगा ना, ये तो पता चलता रहता है कि पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग कौन कौन से हैं। जिस दिन आपके यहाँ और ये इस तरह की राय शुमारी हुई ना कि पाकिस्तान में गरीब तरीन लोग कितने हैं, और उस पर पता लगा कि जी ये 4 लोग हैं जो निहायत गरीब हैं, ये 50 लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, चीथड़े हैं उनके जिस्म पे, उस दिन आपको एहसास होना शुरू होगा। उस दिन आपको पता चलेगा कि ये पाकिस्तान अमीरों का नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अमीर हुकूमत करते हैं, अमीर इलेक्शन लड़ते हैं, अमीर पार्लियामेंट में आते हैं,
अमीर ही जो हैं वो मिनिस्टर्स बनते हैं, अमीर ही पॉलिसियां बनाते हैं और अमीर ही उन पॉलिसियों को इंप्लीमेंट करते हैं। और ये जो है ये सदियों से जारी है। रूल्ड एंड रूलर्स ये दो कौमें हैं। अब उसमें पाकिस्तान से ये तवक्को रखना कि ये 75-78 साल में जो है वो एकदम से वो बिल्कुल आइडियल किस्म की जो है वो यानी वो जो प्लेटो ने बताया था जमहूरियत उस तरह किया जाए, मुमकिन नहीं है। लेकिन उस रास्ते पे चलना तो शुरू करें, उस डायरेक्शन को समझ तो लें, उसके बारे में आपको पता तो लगे कि जिस जमहूरियत का आप रोना रोकते हैं और राग अलापते हैं रात दिन, ये जमहूर के लिए है, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए। जी मीर साहब, ये जो अभी जिक्र कर रहे हैं नजम साकिब साहब के उस जमहूर पर चलना तो शुरू करें, वो रास्ता कठिन बड़ा है, हमने उस पर कुर्बानियाँ भी दी हैं, आज़ादी के बाद भी दी हैं इन 77-78 सालों में। एक रावलपिंडी में एक प्रोग्राम हुआ करता था रेडियो पाकिस्तान तरारखड़ से, जमहूर की आवाज़, पता नहीं लोग सुनते नहीं। अब जमहूर की आवाज़ एक आम आदमी रेडियो पे चलता था, उसकी बात चलती थी। अब तो टीवी आ गए। मैं आपको बताऊं कि जमहूर इज़ नॉन एग्जिस्टेंट इन दिस कंट्री। हम जमहूर की बात बड़ी करते हैं लेकिन वो बच्चा जमहूरा बन गया। अब जमहूर जो है वो आपके लिए सिर्फ एक काम आता है, नंबर, वोट, दैट्स इट। और वो भी आप उससे लेते हैं 500 रुपये, 1000 रुपये दे के। तो जब आपका मोटिव ऑपरेंडी यही है हुकूमत पे आने का, तो आप आगे नहीं चलेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ज़ौक। साकिब साहब सुनिए, आप पहले चीफ जस्टिस से पाकिस्तान के सरदार रशीद, तो उनकी बेटी हैं जीनत रशीद, एंड इट इज़ डॉक्यूमेंटेड। अकबर अहमद ने एक बनाया था प्रोग्राम मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, मेकिंग ऑफ जिन्ना। तो उसके अंदर उन्होंने बड़ा बताती हैं कि मैं जिन्ना साहब के पास गई एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल और कहा कि मिस्टर जिन्ना, मैंने आपके लिए 4 दफ़ा वोट दिया। तो उन्होंने कहा कैसे दिया? उन्होंने कहा मैं एक दफ़ा साड़ी पहन के गई, एक दफ़ा दुपट्टा शलवार कमीज़ पहन के गई, एक दफ़ा बुरका पहन के गई, एंड सो ऑन फोर्थ। तो कहती हैं कि मिस्टर जिन्ना ने कहा कि मुझे कोई शौक़ नहीं है गवर्नर जनरल पाकिस्तान के बनने का ऐसे वोटों से, अभी जाओ और वोट वापस करो। कहती है मैं वापस गई और वोट वापस किए। ये होती है लीडरशिप कि आपको 4 वोट भी अगर बेईमानी के मिले, यू डोंट वांट दोज वोट्स। दिस इज हाउ यू लर्न। ये नेशंस इस तरह बनती हैं। यहाँ तो आप पैसे दो तो तमाशा देख। मैं साकिब बशीर साहब, लेकिन ये अब सूरत हाल ये है ना कि यहाँ पर जिम्मेदारी हुकूमत ऑपोजिशन दोनों की आती है अगर जमहूरियत की बात करें। अब मसला ये है कि जिसको फैसला या एक को पसंद आएगा, एक को नहीं पसंद आएगा। अगर अदालतों की बात करें, फिर निज़ाम के हवाले से हर बंदा हमेशा लूप होल ढूंढता रहता है कि किसी तरह उसका हाथ पकड़ लिया जाए और शॉर्टकट के जरिए उसको लाकर कुर्सी के ऊपर बिठा दिया जाए। तो ये तो फिर कोई भी किरदार अदा नहीं कर रहा। बिल्कुल, वो बात जो कर रहे थे पीजे मीर साहब, वो नामों वाली, कि मैं उसमें बड़ा एक लतीफ़ा सा मुझे लगा कि गांव में गया पिछले दिनों में, वहाँ पे रूरल हेल्थ सेंटर होते हैं हर गांव में, देहात में करीब जो है छोटे छोटे वो बने होते हैं सेंटर। और वो हम पिछले 25-30 साल 40 साल से देख रहे हैं इसी तरह कि वो बने होते हैं। तो इस दफ़ा देखा तो वही जगह, वही बिल्डिंग, उसमें थोड़ी सी रेनोवेशन हुई थी। तो वो आपकी बात ठीक है कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे पॉलिटिकली, अब देखें कि इतनी मुश्किलात हैं, और ये वो वज़ीर-ए-आज़म साहब बताएंगे कि हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और आवाम को कुर्बानी देना पड़ी। लेकिन जब अपनी कुर्बानी की बारी आती है तो वहाँ तो एक बड़ी भारी भरकम काबीना आपने बिठा दी, आपने अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ा दी, मराद बढ़ा दी, सारा कुछ बढ़ा दिया। वहाँ तो कोई मसला नहीं, पब्लिक से जो है वो कुर्बानी मांगते हैं। अच्छा नजम साकिब साहब, आज के सवाल। पहले ज़रूरी सवाल और उसके बाद एक गैर ज़रूरी सवाल। सदर मुमलिकत ने फरमाया कि दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बना देंगे, दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। ज़रूरी सवाल ये है, क्या पाकिस्तान में खुशहाली लाने के अज़ाइम को भी कोई देखा जाएगा और उनको कामयाब बनाया जाएगा, या सिर्फ हमारा मकसद ये है कि दुश्मन के अज़ाइम ही हमने कामयाब बनने नहीं देने? आज का गैर ज़रूरी सवाल। खबर मिली है कि अमेरिका ने कुछ दहशत गर्दों के सरों की कीमत, वो होती है ना, इसके सर की इतने बिलियन डॉलर, इसके सर की इतने मिलियन डॉलर, अमेरिका ने कुछ दहशत गर्दों के सरों की कीमत ख़त्म कर दी है। गैर ज़रूरी सवाल ये कि जिन जिन दहशत गर्दों के सर अब फ़ख्र से बुलंद हो गए हैं, उन्होंने अच्छे बच्चे बनने का वादा किया है या बहुत अच्छी शुस्ता अंग्रेज़ी सीख ली है? ठीक है, हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।